तो आज दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है जो है यूएसए। अमेरिका की जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर है और ये चाइना से 1.5 गुना ज़्यादा है और इंडिया से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा। और सुपर पावर सिर्फ पैसे से नहीं बनती है वॉलेट और बुलेट से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका को 2 बड़े एडवांटेजेस थे। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ उस टाइम अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके ऊपर कोई भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं हुआ। और पॉइंट नंबर 2, सिर्फ उस टाइम अमेरिका के पास ही एटॉमिक पावर थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि उनको दुनिया पे टॉप पे रहना है, तो इस वजह से उनके बहुत ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स भी थे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पे तो इफ़ेक्ट हुआ ही है और हमारी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो इस सब से इंडिया क्या सीख सकता है? बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि आज से 250 साल पहले अमेरिका भी इंडिया की तरह ब्रिटिश कॉलोनी था, बट वहाँ से वो फ्री होके आज के टाइम में सुपर पावर बन चुका है। तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अलग अलग देशों की इकनॉमी पे बात करके उसके बारे में नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये शेयर करूँगा कि उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो अगर आप लोग सिंपली अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अमेरिका आज कहाँ है? चलो अमेरिका के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जब भी हम कहीं अमेरिका की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता होगा, बड़ी बड़ी इमारतें, हॉलीवुड के खूबसूरत लोग और सिलिकॉन वैली। आज की डेट में अमेरिका के अंदर 2000 से ज़्यादा टेक कंपनीज हैं। गूगल, एप्पल, मेटा सब वहीं से आता है। और आज की डेट में पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट का हिस्सा 50% अमेरिका होल्ड करता है और पूरी दुनिया की जीडीपी में 1/4 हिस्सा सिर्फ अमेरिका का है। बट शुरू से ऐसा नहीं था। आज की डेट में अमेरिका की जीडीपी का 1/3 हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के पास है और अमेरिका की 11% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। और वहाँ पर 40% स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो स्टडी अफोर्ड भी नहीं करते, अगर करते भी हैं तो उनको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है। और वहाँ के 70% स्टूडेंट्स पे तो लाइफ टाइम कर्जा चलता रहता है। और काफ़ी देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। और ये कितना नेगेटिव में चल रहा है तो आप ये रिपोर्ट देखो। 2022 में अमेरिका का ट्रेड बैलेंस $1 ट्रिलियन नेगेटिव में चल रहा है, यानी अमेरिका जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर आज की डेट में अमेरिका की जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर है तो कर्जा 34 ट्रिलियन डॉलर है। और ये वेबसाइट है, अगर इसके ऊपर आप जाके देखोगे लाइव तो ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उनके डेब्ट का रेट। बट वेट अ सेकेंड, एक तरफ हम कह रहे हैं अमेरिका इतना ज़्यादा अमीर है और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका पे इतना ज़्यादा कर्जा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है ना, जिस देश के पास इतना ज़्यादा कर्जा है कि उनके जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो वो इतना अमीर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि उनके पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक है कि वो अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हैं। अमेरिकाज़ प्रिंटिंग मशीन। बात है 1933 की, जब प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने कहा वी हैव गोल्ड बिकॉज वी कैनॉट ट्रस्ट गवर्नमेंट्स। उस जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। मान लो आपके पास जितना भी पैसा है उतना गोल्ड आपके देश के सेंट्रल बैंक में है और आप कभी भी जाके अपने नोटों के बदले उतना ही गोल्ड ले सकते हैं, यानी पाई पाई का हिसाब हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे देश इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे, क्योंकि उनको दोबारा देश बनाने के लिए जितना पैसा चाहिए था उतना उनके पास नहीं था। फिर हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसके अंदर 44 देशों के 740 मेंबर्स थे। तो इन सारी कंट्रीज़ ने अपनी जो करेंसी है वो लिंक कर दी डॉलर से, और डॉलर तो लिंक था उस टाइम गोल्ड से। तो एक तरह से उन्होंने डॉलर को अच्छा मान के डॉलर को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे रखा, अपनी करेंसी को पीछे रख के। डॉलर 2 पिलर के ऊपर टिका हुआ था, एक था इंटरनेशनल सपोर्ट और दूसरा था गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड उस टाइम अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। लेकिन 1971 आते आते ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया। उस टाइम वियतनाम वॉर चल रही थी और अमेरिका को भी पैसों की ज़रूरत थी।
लेकिन उस टाइम अमेरिका को पैसों की ज़रूरत थी, उनको अपनी करेंसी और ज़्यादा छापनी थी, बट वो गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से अटक गए थे। फिर प्रेसिडेंट निक्सन ने कहा अब डॉलर फिएट करेंसी बनेगा, यानी अब डॉलर गोल्ड से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। यानी डॉलर का एक पिलर गिर चुका था। फिर डॉलर कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? अमेरिका की प्रोग्रेस रुकी क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका ने उसी दौरान एक नया पिलर बनाया जो कि था ऑयल। सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने ये डिसाइड करा कि अब हम ट्रेड करेंगे डॉलर्स के अंदर। इसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहते हैं। तो देख रहे हो अमेरिका शुरू से ही कितना स्मार्ट है। उसने एक पिलर हटाया तो बैकअप प्लान रेडी था, तो उसने दूसरा पिलर खड़ा कर दिया। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि दुनिया का 80% ऑयल यूएस डॉलर में ही परचेज होता है। यही दो पिलर अमेरिका को सुपर पावर देते हैं, मानो अनलिमिटेड विश्वास। लेकिन आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर हमारी आरबीआई इतना ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छाप सकती? क्योंकि जितना पैसा छापोगे आगे जाके उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मानो या ना मानो, ये है आखिर एक पेपर का टुकड़ा ही। इसकी असल में वैल्यू सिर्फ उतनी ही है जितना हम इसको देके कुछ सामान ले सकते हैं। अगर हम अपने टाइम की बात करें तो 10 रुपए के 2 समोसे आते थे, और आज के टाइम में 12 या 15 रुपए का एक समोसा तो कॉमन ही हो चुका है। तो महंगाई हुई है, बट महंगाई होना किसी हद तक ठीक भी है। बट हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 4 से 5% तक महंगाई हो तब तक ठीक है। लेकिन हम दूसरे देशों से ट्रेड भी तो करते हैं, बट जब हम पैसा छापते हैं तो दूसरे देश ये कहते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, कि पैसा छापने से आप अपनी करेंसी की डीवैल्यू कर रहे हो। किसी भी करेंसी की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी उसकी दुनिया भर में डिमांड होती है। अब ये चार्ट देखिए, दुनिया का 59% ट्रेड सिर्फ यूएस डॉलर्स में होता है, क्योंकि दुनिया का यूएस डॉलर में बहुत विश्वास है। मान लो इंडिया और जापान का ट्रेड होता है, तो जापान कहता है तो मैं रुपी क्यों लूं, तो इंडिया कहता है मैं येन क्यों लूं। तो ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि चलो यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो ये बात एक तरह से यूएस डॉलर के लिए बन जाती है यूनिक सिचुएशन। ये बात अमेरिका को समझ आ चुकी है कि जब तक डॉलर का ऑल्टरनेटिव नहीं आता तब तक डॉलर ही रिजर्व करेंसी है। क्योंकि जब तक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस एक साथ होकर ये डिसाइड नहीं कर लेते कि अब हम यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक यूएस की पावर ऐसी बनती रहेगी। ये है एक तरह से एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। चैप्टर 3, पैसों की हेराफेरी। कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद रिसेशन के बादल बहुत तेजी से छा रहे थे और यूएस के स्टॉक्स धड़ाधड़ गिर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% से भी क्रॉस कर गया था और जीडीपी 32% से नीचे गिर गई थी। तो इसी जीडीपी को गिरते हुए देख के अमेरिका ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था क्वांटिटेटिव ईजिंग। अमेरिका ने टर्म बहुत ज़्यादा फैंसी यूज़ करी थी, बट आसान शब्दों में बताऊं कि उन्होंने नोट छापने के बारे में सोचा। यूएस डॉलर ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होते, सबसे पहले बॉन्ड्स प्रिंट होते हैं और वो बॉन्ड्स लोग खरीदते हैं और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये पैसे हैंडआउट्स के तौर पर या रिलीफ के तौर पर मार्केट के अंदर छोड़े जाते हैं और गरीबों के अंदर बांटे जाते हैं, और टैक्स को बढ़ाने की बजाय टैक्स को कम करा जाता है। तो पेंडेमिक की वजह से जो रिसेशन आया उसको रोकने के लिए अमेरिका ने फेब से लेकर जून के बीच में $3 ट्रिलियन छापे। और वैसे ये कोई गुनाह नहीं है, ना ही ये इलीगल है, बट अगर ये अमेरिका की जगह कोई और देश करता तो। हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कि अगर अनलिमिटेड पैसे छापे जाएं तो उन पैसों की वैल्यू खत्म हो जाती है। जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ, वेनेजुएला में ऐसा ही हुआ, बट अमेरिका में ऐसा होना संभव नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे की करेंसी की डिमांड सिर्फ जिम्बाब्वे में ही है, वेनेजुएला की करेंसी की डिमांड सिर्फ वेनेजुएला में ही है, और इंडिया की करेंसी की डिमांड सिर्फ इंडिया में है। अमेरिकन डॉलर ग्लोबल करेंसी होने की वजह से इसकी डिमांड पूरे दुनिया में है। जो यूएस डॉलर्स लोगों के हाथों में आए वो वेस्ट नहीं हुए, उन्होंने उसको खुल के खर्च करा। जैसे सऊदी से तेल खरीदा, इंडिया से बने हुए मसाले खरीदे, चाइना से फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हुए। जितनी सप्लाई बढ़ी फिर उतनी डिमांड भी बढ़ी। इसी वजह से इन्फ्लेशन का असर सिर्फ अमेरिका पे नहीं था, पूरी दुनिया पे था। ऑफ कोर्स अमेरिका में भी इन्फ्लेशन हुआ। फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका की आरबीआई ये एस्टिमेट रखती है 2 से 3% इन्फ्लेशन, बट 2022 में हुआ 8%। लेकिन ये इन्फ्लेशन एक डेवलप्ड देश के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई है, बट अमेरिका
हाइपर इन्फ्लेशन तक नहीं पहुंचा। इसी वजह से शायद अमेरिका आज की डेट में सुपर पावर है। तो हमने वीडियो में डिस्कस करे हैं 3 पॉइंट्स। डॉलर पर पूरी दुनिया का भरोसा है। पॉइंट नंबर 2, डॉलर के लिए कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। और पॉइंट नंबर 3, डॉलर कैसे प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, ये सिर्फ अमेरिका डिसाइड करता है। शायद इसी वजह से अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई। वैसे इससे कुछ खास ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं अमेरिका के ऊपर, बट इससे पहले भी एक बार रिसेशन आई थी अमेरिका के अंदर 2008 में। अगर वैसा रिसेशन किसी और देश पे आता, चाहे इंडिया पे ही क्यों ना आता, इसको निकलने में कम से कम 30 से 50 साल लगते, और अमेरिका निकल गया 3 सालों के अंदर। और इसी वजह से शायद आज की डेट में अमेरिका सुपर पावर है। बट सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से कि अमेरिका सुपर पावर है, इसके और भी ज़्यादा कारण है, और वो हम अलग वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। चैप्टर 4, लेसन्स फॉर इंडिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, तो इससे इंडिया क्या सीख सकता है, और अमेरिका की इकोनॉमी को देख के इंडिया को और क्या सीखना चाहिए। अमेरिका और भारत में 2 बड़ी सिमिलरिटीज़ है। पॉइंट नंबर 1, दोनों देश का पॉपुलेशन मिक्स्ड पॉपुलेशन है, और दोनों देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हमारे देश में भी है, अमेरिका में भी है। प्रॉपर हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं और पब्लिक के हाथ में होता है कि किसको उन्होंने प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठाना है या सीएम की गद्दी में बैठाना है। बट डेमोक्रेसी का मतलब अच्छे से समझा है वो है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका में कोई भी सरकार आए, चाहे लेफ्ट विंग चाहे राइट विंग, बट उनका मेन फोकस ये रहता है कि उनका डॉलर आगे बढ़ता रहे और उनका देश आगे बढ़ता रहे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि वो डॉलर का ऑल्टरनेट ढूंढने वाले देशों को पनिश करेंगे, चाहे कितनी भी सरकारें बदलती रहे और कोई भी प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठता रहे। बट नेशनल इंटरेस्ट है कि ताइवान को सपोर्ट करना है, तो हर लीडर इसी को सपोर्ट करेगा। नेशनल इंटरेस्ट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रखना कोई अमेरिका से सीखे, और ये इंडिया को अच्छे से सीखना भी चाहिए कि वहाँ पर कुछ हो जाए, बट अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो कभी भी झुकने नहीं देते। जब मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आई जिसके अंदर एक फीमेल आर्टिस्ट बता रही थी कि अमरावती वैली है जो हमारे देश की फर्स्ट सिंगापुर बन सकती थी, बट पॉलिटिकल फाइट की वजह से इसको रोक दिया गया और ये आज के टाइम में खंडर बनी हुई है। तो देखा, यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को नीचे रख के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से सब काम तमाम कर दिया। और इस प्रोजेक्ट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हो रखी थी। तो वो लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते होंगे कि भारत एक स्टेबल देश नहीं है, भारत में सरकारें बदलती रहती हैं तो सोच बदलती हैं। बट प्रॉब्लम सरकारें बदलना नहीं है, नई बनी हुई सरकार पिछले सरकार के करे हुए कामों को रिवर्स करने में अपनी एनर्जी बेवजह जाया करती है। ऑब्वियसली फिर तो इन्वेस्टर्स सोचेंगे ना कि हम ऐसे देश में पैसा क्यों लगाएं, हम इस देश की बात मान के रुपीज़ में ट्रेड क्यों करें, ऐसी देश की कंपनीज में हम क्यों इन्वेस्ट करें। ग्लोबल ट्रस्ट की वजह से ही आज की डेट में डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और शायद इसी वजह से अमेरिका सुपर पावर भी है। तो हमारे देश के नेताओं को सीखना पड़ेगा कि ट्रस्ट बड़े बड़े वादे करने से नहीं बनता है उस वादों को पूरा करने से। जैसे मेक इन इंडिया हमारे देश में 10 सालों से चला आ रहा है। हमारी सरकार ने कहा था कि मेड इन इंडिया के तहत हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 25% तक बढ़ाएंगे 2022 तक, फिर डेट बढ़ा के 2025 कर दी। शर्म की बात यह है कि आज भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13% पे स्टक है। रशिया चाहता है हमसे रुपीज़ के अंदर ट्रेड करने के लिए, और उसके लिए सिचुएशन भी ऐसी है कि उसको रुपीज़ में ट्रेड करना ही पड़ेगा। बट भाई वो करेगा तो तब ना जब तुम ऐसी चीज़ें बनाओगे जो रशिया को चाहिए हो। हर साल हम रशिया से $65 बिलियन के ट्रेड करते हैं। इसके अंदर भारत सिर्फ $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और बाकी $61 बिलियन का एक्सपोर्ट रशिया करता है। सो आज के टाइम में इंडिया के साथ दुनिया भर के काफ़ी देश ट्रेड करना चाहते हैं, और स्पेशली रुपीज़ के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। बट एक टाइम के बाद ये ट्रेड हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। मान लो कल को उठ के हम रशिया से रुपीज़ में ट्रेड करने लग जाएं और हम रशिया को पे करेंगे 61 बिलियन रुपीज़, बट रशिया यूज़ कर पाएगा 4 बिलियन रुपीज़, और बाकी के 57 बिलियन रुपीज़ का रशिया आखिरकार करेगा क्या। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग को हमारी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पब्लिकली कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, बट हम इसको सुधार के ऐसे सही कर सकते हैं। बट अगर तुम वही फेक न्यूज़ चलाते रहोगे, वही फेक इन्फ्लुएंसर से अपने पब्लिसिटी करवाते रहोगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, या कोई भी गद्दी पे बैठा हुआ इंसान है, तो कैसे देश आगे बढ़ पाएगा। तो हमें अपनी ट्रेड सुधारनी पड़ेगी, और जहाँ पर हमारी खामियां हो रही हैं उसको सुधारना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुपर पावर बनने की राह पे चल सकता है। राह पे चल सकता है मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसी कोई भी नियरेस्ट पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है आने वाले 100-200 साल में
कि इंडिया सुपर पावर बन जाए। ये है फैक्ट। अगर कोई भी आपको ये लॉलीपॉप देता है कि आने वाले 20 साल में या 30 साल में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे से कहीं भी आप लिखवा के ले लो, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 के बिना कि चाइना भी सुपर पावर बन जाए। चाइना को सुपर पावर बनने के लिए वॉर होनी ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी नहीं बन सकता। अमेरिका हमेशा से सुपर पावर था, है और रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि वो अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे पहले नंबर पे रखते हैं। तो अगर हमारे नेता ही सबसे सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना देश तो चल ही रहा है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती रहेगी जिससे आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा ज्ञान लेने को मिलेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।